नमस्कार, जोहार स्टूडेंट्स। मैं आज फिर इंडियन पॉलिटी को के पाठ संसद को लेकर के आया हूं। संसद के अंतर्गत जितनी बारीकियां हैं, जितने उससे संबंधित जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके तह तक जाऊंगा, गहराई तक जाऊंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई तथ्य छूट नहीं जाए। मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जितने तरह के प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत आपको कवर हो जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छूट पाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भारतीय संसद पर। तो हम लोग भारतीय संसद जो है, इसके अंतर्गत मोटा मोटी लगभग सभी लोगों को ये पता है कि भारतीय संसद के अंतर्गत 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के संबंध में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हम लोग गहराई से हम लोग बातें कर चुके हैं और हम लोगों ने एक एक तथ्य को हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। आज मैं विशेषकर राज्यसभा के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये जो राज्यसभा है, या हम लोग पहले संसद की बात करते हैं, पूरे संसद की बात करते हैं। तो आप लोग को ये पता है या नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग ये संसद के अंतर्गत 2 सदन पाते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। और ऐसे अक्सर प्रश्न, छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसद के कितने सदस्य हैं। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया, लेकिन आपको ये पता है कि शुरुआत में जब भारत हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से संसद का गठन हुआ था। तो उसमें पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की संसद थी, और उसमें उसके बाद वो संसद एक सदनात्मक थी या द्विसदनात्मक। अभी जैसे हम लोग का जो संसद है वो द्विसदनात्मक है। उसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लेकिन शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद संसद का जो गठन हुआ, उस समय सिर्फ एक ही सदन था और उस सदन का नाम था अंतरिम सदन। अंतरिम सदन, उसमें लोकसभा या राज्यसभा नाम का कोई सदन नहीं थे, या उसको कह सकते हैं अंतरिम। कि मैंने बताया शुरुआत में हमारे देश में अंतरिम सदन की या अंतरिम संसद की व्यवस्था थी। ये जो हम लोग अभी 2 सदनात्मक संसद पढ़ रहे हैं, लोकसभा और लोकसभा, वो उस समय लोकसभा और राज्यसभा नहीं थी, बाद में वो बनी। और शुरुआत में जो संसद था वो उसका नाम था अंतरिम संसद। और इसी अंतरिम संसद के अंतर्गत कार्य किए जाते थे। शुरुआत एक ही चीज और आप लोग को बता दूं कि ये जो राज्यसभा है उसको ये जो राज्यसभा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, और ये लोकसभा इसको हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था। बाद में इसका नाम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से नामकरण किया गया। अब इसमें मैंने एक चर्चा की अंतरिम सदन। तो अंतरिम सदन जो वो कार्य कैसे करती थी, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस अंतरिम सदन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जो कि उल्लेखनीय हैं, जो हमारे जानने योग्य है या जिन्हें हमें जानना चाहिए और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जो अंतरिम सदन है, ये अंतरिम सदन के द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए, वो पहला कार्य हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा, एक चीज और हम लोग बात करेंगे। ये जो अंतरिम सदन है, वो अंतरिम सदन से के समय जो प्रमुख बातें हुई, अंतरिम संसद के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो अंतरिम संसद की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां ये रही। पहला ही उपलब्धि या पहला प्रमुख कार्य कह सकते हैं
कि जो प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, यानी पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह अंतरिम सदन के द्वारा ही, अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव अंतरिम संसद, ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ अंतरिम संसद के द्वारा। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा जो ये प्रमुख काम इसका अंतरिम संसद का था वो था संविधान का पहला संशोधन। संविधान के द्वारा पहला संशोधन किया गया। ये 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में संविधान का प्रथम संशोधन, ये प्रथम संशोधन कर सकते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन ये अंतरिम संसद के द्वारा ही किया गया था। और इसके अंतर्गत आप लोग को जानना चाहिए कि ये जो प्रथम संशोधन के अंतर्गत क्या क्या हुए थे। तो ये प्रथम संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसंविधान में जो अनुसूचियां हैं उसमें 9वीं अनुसूची को, ये 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। और दूसरी जो बात ये थी कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार से संबंधित संशोधन भी इसे 1951 ईस्वी के प्रथम संशोधन में ही किया गया था। तो ये दो काम हुए, राष्ट्रपति का चुनाव और 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन। और तीसरी जो प्रमुख बात ये थी, ये जन प्रतिनिधित्व कानून, तीसरा प्रमुख काम था जन प्रतिनिधित्व कानून। इसको हम लोग आरपीए भी बोलते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट। ये अब इसको हम, इसमें दो तरह के कानून, ये दो बार कानून बने थे। एक जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 और 1950 और 1951। ये जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 बनाए गए थे। अब इसमें जानने की बात यह है कि ये जन प्रतिनिधित्व कानून क्या थे। तो ये जो पहली बार, उसमें इससे पहले ये जो कानून पास नहीं हुए थे, इससे पहले चुनाव किस प्रकार से हो, चुनाव में चुनाव के उम्मीदवार राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों या किसी भी तरह के चुनाव हो, उनमें उम्मीदवारों की योग्यताएं अयोग्यताएं कैसे निर्धारित की जाएंगी, यानी सारी जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं हैं वो सारी चीजें जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 के द्वारा ये उसमें निर्धारित की गई। तो ये अंतरिम संसद के द्वारा ये प्रमुख 3 महत्वपूर्ण काम किए गए, राष्ट्रपति का चुनाव और 1951 का प्रथम संविधान संशोधन और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। ये 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, प्रमुख काम किए गए थे अंतरिम संसद के द्वारा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको जानना चाहिए, ये जो जन प्रतिनिधित्व कानून है या अंतरिम संसद है, ये अंतरिम संसद कब से कब तक रहा था। तो ये जो है 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1951 तक ये अंतरिम संसद हमारे देश में रहा। इसके बाद संसद का विधिवत गठन किया गया। उसके बाद फिर 2 सदन हुए, राज्यसभा और लोकसभा। तो शुरू में जो एक सदनात्मक अंतरिम सदन था वह उसका कार्यकाल क्या था, 17 नवंबर 1947 से लेकर के 13 मई 1952 ईस्वी तक। और इसके बाद जो संसद बना उसका संसद की पहली बैठक, इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी में हुई। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। तो ये
13 मई 1952 ईस्वी को संसद की पहली बैठक हुई और इसके बाद से संसद की प्रक्रियाएं चालू हो गई। संसद की प्रक्रियाएं विधिवत रूप से जारी रही। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग चूंकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि आज हम लोग मुख्य रूप से राज्यसभा पर फोकस करेंगे। जो संसद के सदन है, राज्यसभा और लोकसभा का जो चर्चा है वो हम लोग अगले वीडियो में उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज मैं विशेष रूप से राज्यसभा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन पर फोकस करूंगा। तो अब आते हैं हम लोग राज्यसभा का गठन, या राज्यसभा का गठन कैसे हुआ, या राज्यसभा की जो संरचना हुई वो संविधान किस अनुच्छेद के तहत इसकी संरचना हुई, और राज्यसभा के सदस्य की कौन कौन सी योग्यताएं हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग ऐसे, ये तो खैर छोटे छोटे ऊपरी बातें हैं जो कि लगभग हम लोग सबको जानते हैं, और इसके अंतर्गत और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज मैं बताऊंगा। तो हम लोग इस पर आते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ये राज्यसभा की संरचना के संबंध में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। उल्लेख किया गया है कि संविधान राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी। तो इसमें हम लोग मोटा मोटी तौर पर हम लोग सभी जानते हैं कि राज्यसभा के में 250 अधिकतम 250 सदस्य, इसमें राज्यसभा में 250 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए, और इनमें से 250 में 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होने चाहिए, और शेष बच गए 12 सदस्य मनोनीत होने चाहिए। ये राज्यसभा की संरचना हुई। इसमें प्रावधान है कि अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए और 238 उसमें से निर्वाचित। अब इसमें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं। एक बार फिर मैं बता दूं कि राज्यों के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसमें से अगर 250 सदस्य होते हैं तो उसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है, और 12 सदस्यों को मनोनयन होता है। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में राज्यसभा की स्थिति पर। वर्तमान में अभी जो है राज्यसभा, हमारे देश में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ये वर्तमान स्थिति हो गई। 245 सदस्य हैं, उनमें से 250 में 238 का चुनाव होता है, लेकिन अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं तो इनका चुनाव 233 पर होगा। 233 पर चुनाव होता है, और शेष 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, मनोनीत हैं। 245 सदस्य में 233 का चुनाव हुआ और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब इसमें से 233, अब आते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो 233 है, 233 में भी आपको मैं बता दूं, इसमें से चूंकि हमारे राज्य में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश से भी कुछ सदस्य आते हैं। अब चूंकि मैंने इससे पहले चर्चा की थी कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कौन निर्वाचित करते हैं, तो विधानसभा के सदस्य। अब इसमें बात आती है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है। सिर्फ 2 ऐसे विशेष दर्जे वाले राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, एक है दिल्ली और पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत ये 2 राज्य हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जिनके अपने विधानसभा है। शेष जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अपने
विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां से राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। सिर्फ दिल्ली में विधानसभा है, ये दोनों राज्यों में विधानसभा है, ये विधानसभा दोनों राज्यों में है, और इसमें से 3 सदस्य जो है दिल्ली से और 1 सदस्य पुदुचेरी से रह गए, हो गए 4, यानी 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। अब इसमें से हम अब 4 अगर माइनस कर 233 सदस्य जो निर्वाचित हुए, इसमें से 4 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से हो गए, तो शेष 229 सदस्य राज्यों के अलग अलग राज्यों से चुन करके आते हैं। ये स्पष्ट इसमें से आप लोग को जान लेना होगा कि जो 29 राज्य हैं उनमें से 229 सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, और 4 सदस्य जो ये दिल्ली और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां से चुन करके आते हैं। अब हम लोग आते हैं ये जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य जो उनका चुनाव कैसे होता है, तो इसका क्षेत्र है किस क्षेत्र से ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इनका चुनाव नहीं होता है, इन्हें मनोनीत किया जाता है। तो उसमें से पहला जो क्षेत्र ये मनोनीत सदस्य, इनका क्षेत्र कहां से है, तो पहला जो क्षेत्र है वो साहित्य के क्षेत्र से, दूसरा विज्ञान नहीं कला कह सकते हैं, साहित्य कला, तीसरा विज्ञान, और चौथा क्षेत्र है समाज सेवा। ये 4 क्षेत्रों से, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का चुनाव होता है। साहित्य मतलब भाषा या साहित्य के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान करते हैं, जो सरकार की नजर में लगे कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उन्हें भी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। कला के क्षेत्र से भी, कला के क्षेत्र में बहुत सारे कुछ फिल्म स्टार्स लेकर के और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में संगीतज्ञ हो या वैसे क्षेत्रों से चुना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको भी राज्यसभा में जगह दिया जाता है, मनोनयन किया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में। अभी एक प्रश्न आपको दिमाग में मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में मैरी कॉम और सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। वो किस क्षेत्र से आएंगे, क्योंकि वो खेल से जुड़े हुए हैं, तो खेल का यहाँ उल्लेख नहीं है, तो उस खेल को भी एक कला के क्षेत्र में ही जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर इस तरह का अगर प्रश्न आता है कि सचिन तेंदुलकर का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था, तो सचिन तेंदुलकर का जो राज्यसभा में चुनाव हुआ वो कला के क्षेत्र में, सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम जो कला खेल के क्षेत्र से हैं उनको कला के क्षेत्र से जोड़ करके देखा गया और कला के क्षेत्र से ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ये तो हुई राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना के अंतर्गत कौन कितने सदस्य किस क्षेत्र से होंगे, कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, कुल कितने सदस्य हैं, किस क्षेत्र से कितने सदस्य चुने जाते हैं, उनका चुनाव कौन करता है। अब आते हैं कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में। अब इससे पहले योग्यता और अयोग्यता की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 233 एवं चौथी अनुसूची संविधान का अनुच्छेद 233 एवं चौथी अनुसूची में ये वर्णित है
कि किस राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। अलग अलग राज्यों का अलग अलग कोटा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के लिए। इसमें भी एक बात और उल्लेखनीय है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य में भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो कि ऐसा राज्य है जहां से सबसे अधिक 31 सदस्य, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के लिए। अब अपने राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड से 6 सदस्यों का राज्यसभा के सदस्य होते हैं। झारखंड से 6 सदस्य चुने जाते हैं। अब इसमें एक बात और उल्लेखनीय है कि ये जो इनका चुनाव, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव पद्धति क्या है। तो ये जो चुनाव पद्धति है वो जैसे लोकसभा के सदस्य जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक उनको चुनती है, जनता उन्हें वोट देकर के चुनती है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें पब्लिक नहीं चुनती है, बल्कि विधानसभाओं के सदस्य उन्हें चुनते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है उन्हें हम लोग एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं बल्कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उनकी योग्यताओं पर। राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए या अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए। हम लोग पहले आते हैं योग्यता। योग्यता में सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ये तो किसी भी चुनाव के लिए आवश्यक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, उम्र आयु उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता या अन्य योग्यताओं का संसद के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, समय समय पर संसद के द्वारा ये निर्धारित की जाती हैं जिन योग्यताओं को, वो उन्हें फॉलो करना होता है। तो इसमें दो मुख्य बातें हमें याद रखनी होगी, ये भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं वो उन्हें फॉलो करना होता है। अब इसमें एक प्रश्न, एक बात और आता है कि ये जो उनका उम्मीदवारी है वह किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। तो ये उनका ये योग्यताओं के संबंध में ये अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 में योग्यताओं से संबंधित चर्चा की गई है। अब आते हैं हम लोग अयोग्यताएं पर। मैंने कौन सी ऐसे अयोग्यताएं, कौन से ऐसे अयोग्यताएं होंगी जिनके द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है या उन्हें उनकी उम्मीदवारी को खारिज किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वह किसी लाभ के पद पर, पहला है कि वह लाभ के पद पर, सरकार में किसी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें कह सकते हैं
कि एक साथ तो किसी और सदन या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए या किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वह पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, और किसी आपराधिक मामला उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं, इन्हें बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है कि थोड़ा इनको आसानी से याद रखा जा सकता है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, या किसी एक साथ किसी अन्य लोकसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं हो कि हम राज्यसभा के सदस्य बने रहें और लोकसभा के सदस्य बने रहें, या किसी विधानसभा के सदस्य बने रहें, या किसी और लाभ के पद पर वो नहीं हो। तो ये सारी ये अयोग्यताएं राज्यसभा के सदस्य के लिए रखी गई हैं। अब हम लोग आते हैं कि किसी राज्यसभा के किसी सदस्य को हम किस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, या उनकी कौन सी अयोग्यताएं या कौन सी ऐसे परिस्थितियां आ सकती हैं जिनसे कि राज्यसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो पहली जो स्थिति आ सकती है कि यदि राज्यसभा का सदस्य किसी दूसरे सदन का अगर सदस्य बन जाता है, किसी दूसरे सदन का सदस्य अगर वो बन जाता है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। दूसरे जैसे लोकसभा का सदस्य बन गया, या राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लिया, उपराष्ट्रपति बन गया, या उपराष्ट्रपति बन गया, या राज्यपाल बन गया किसी राज्य का, तो वैसी स्थिति में वह उसे राज्यसभा का सदस्य त्यागना पड़ता है। दूसरी जो बात आती है, दूसरी बात कि अगर संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, सरकार को या सदन को लगे कि किसी राज्यसभा सदस्य के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किए गए, उनके द्वारा किए गए कार्य संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि उन्हें किसी आपराधिक मामले या किसी आपराधिक ये में उसे सम्मिलित पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यसभा के सदस्य हटाया जा सकता है। तो दो तीन बातें आ गई। पहली बात तो यह है कि अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन गया, या फिर किसी विधानसभा का सदस्य में उसे वो निर्वाचित हो गया, वैसी स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। या राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल के चुनाव में उसने भाग लिया और वो निर्वाचित हो गए, और या राष्ट्रपति के पद पर उन्हें निर्वाचन भया या उपराष्ट्रपति बन गए, वैसी स्थिति में राज्यसभा के सदस्य उन्हें त्यागना पड़ता है। और अगर गैर संवैधानिक कार्यों में सम्मिलित पाए जाते हैं तो वैसी स्थिति में भी उन्हें राज्यसभा से मुक्त किया जा सकता है। अब आते हैं कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल पर। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्यकाल है ये काफी दुविधा में डालने वाला प्रश्न है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसमें आंसर लोग अक्सर गलत कर देते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न करता हूं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन है। तो अक्सर लोग बहुत सारे 6 वर्ष में टिक लगा देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि वो गलत हो जाता है, गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहीं पर अंतर हो जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो वो अस्थायी सदन है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है, 5 साल से अधिक वो नहीं चल सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अस्थायी, वो कभी भंग होने वाला सदन नहीं है, इसलिए उसे अस्थायी सदन माना गया है। जहां तक 6 वर्ष की बात है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। और इस बात का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 83
अनुच्छेद 83 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो कभी भंग होने वाला सदन नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 83 में इस बात का उल्लेख है। अब यहाँ पर और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। अब यहाँ इसलिए इसको अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये अस्थायी सदन है, ये बात का उल्लेख है, 83 में उल्लेख है, लेकिन ये 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष है, ये उसका उल्लेख नहीं। तब हम कैसे जानेंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष है? तो उनका निर्धारण कैसे होता है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि हर एक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है, या एक तिहाई सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अब इस तरह से हर 2 साल करके इस तरह से एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। यानी 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण किया, फिर अगले 2 वर्ष के बाद फिर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। इस तरह से एक तिहाई करते करते ये 6 वर्ष एक सदस्य को अपना कार्यकाल पूरा करने में 6 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए उनका 6 वर्ष निर्धारण हो जाता है। लेकिन 6 वर्ष उनकी सदस्यता निर्धारित है ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 83 में ये उल्लेख है कि जो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर से अलग अलग राज्य जहां पर पद रिक्त होते हैं वहां पर फिर से चुनाव होता है और इस तरह से उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। किनका कार्यकाल? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। स्पष्ट है कि राज्यसभा का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, वो अस्थायी सदन है और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। वो संविधान में उल्लेख नहीं है, सिर्फ इसके आधार पर कि प्रति 2 वर्ष में उनका जो कार्यकाल है वो एक तिहाई सदस्यों का अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं आता हूं इसके बाद कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 65 में अनुच्छेद 65 में इस बात का उल्लेख है कि अगर नहीं, इससे पहले हम लोग अब आते हैं सभापति की। सभापति राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यानी राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसको हम लोग राज्यसभा का अध्यक्ष भी कह सकते हैं या राज्यसभा का सभापति भी कह सकते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है और ये पदेन सदस्य होता है, यानी ये जो पद है वो राष्ट्रपति ही उसकी अध्यक्षता करता है या राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इसके लिए सभापति का चुनाव नहीं होता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं उसका अलग से चुनाव नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति ही उसकी सभापतित्व करते हैं। इसके अलग से चुनाव की व्यवस्था। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चर्चा की कि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसमें स्पष्ट कर दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के लिए उनका चुना जाना आवश्यक नहीं होता है। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब इसमें एक बात यह है कि इनके जो उप सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के उप
उपसभापति के लिए आवश्यक होता है कि वो राज्यसभा के ही मेंबर हों। ये राज्यसभा के मेंबर होना आवश्यक है। जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। उसी तरह से राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि राज्यसभा के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, उस पर कुछ शॉर्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या पहल कह सकते हैं, पहल राज्यसभा के द्वारा ही की जा सकती है। यानी उपराष्ट्रपति के संबंध में एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जो कि अक्सर परीक्षाओं में आता है कि उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार है। वोट मतलब राज्यसभा के अंतर्गत किसी प्रस्ताव में, राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, विधेयक लाया जाता है, तो उस पर उपराष्ट्रपति वोट दे सकता है कि नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, सभापति है, तो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इसमें स्पष्ट बात यह है कि किसी भी प्रस्ताव में या किसी भी विधेयक में उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात यह है कि अगर किसी कारण से किसी प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वोट टाई हो जाता है, दोनों तरफ से वोट बराबर आ जाते हैं, वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। निर्णायक वोट स्पष्ट है कि जब दोनों तरफ से बराबर वोट आए तो वो प्रस्ताव किसी एक पक्ष में नहीं जा सकता है, किसी एक पक्ष में बहुमत होना आवश्यक है। वैसी स्थिति में निर्णायक वोट उपराष्ट्रपति दे सकता है और प्रस्ताव को पारित करवा सकता है। तो अब ये जो है ये उपराष्ट्रपति का ये अधिकार तो नहीं है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों कभी कभी ऐसी स्थिति आती है वहां पर उसे वोट देने का उसे अधिकार मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा के द्वारा की जाती है। इसमें लोकसभा की क्या भूमिका होती है? तो इसमें मैं स्पष्ट बताता हूँ कि लोकसभा की भूमिका सिर्फ सहमति की होती है। अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो राज्यसभा उस पर पहल करेगी, उस पर प्रस्ताव लाएगी और उस पर बहुमत के द्वारा उस पर प्रस्ताव पारित करेगी। और राज्यसभा में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा उसके लिए सिर्फ उसकी सहमति ही आवश्यक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि देश में आपातकाल की घोषणा करनी हो तो लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। या उस प्रस्ताव लाने से पहले सरकार जो है देश में आपातकाल घोषणा कर सकती है। यानी आपातकाल की घोषणा संसद के में बिना प्रस्ताव लाए भी की जा सकती है। लेकिन उसमें ये प्रावधान है अनुच्छेद 352 के अनुसार कि 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीना यानी 30 दिन, 1 महीने के अंदर उस प्रस्ताव को, यानी आपातकाल के प्रस्ताव को उसे लोकसभा में या संसद में पारित करना आवश्यक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है कि अगर किसी कारण से उस समय लोकसभा भंग हो जाए, जैसे आपातकाल की घोषणा हो गई या आपातकाल की परिस्थिति हो गई और उस समय लोकसभा भंग हो गई,
उस स्थिति में राज्यसभा प्रस्ताव ला सकती है। राज्यसभा आपातकाल का प्रस्ताव ला सकती है और उसे आपातकाल प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन अगर लोकसभा पुनः बहाल हो जाए, लोकसभा का पुनः बहाली हो जाए, उसकी चुनाव फिर से हो जाए, तो उसे फिर से लोकसभा में उसे पारित करना आवश्यक होता है। अगर लोकसभा भंग ही रहे, वो लोकसभा पुनः बहाल नहीं हो पाता है, तो वो आवश्यक नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 349 के अनुसार। अनुच्छेद एक नया पॉइंट है कि अनुच्छेद 349 नहीं, 249 के अनुसार राज्य सूची का कोई विषय, चूंकि संविधान के अनुसार जो नियम है संविधान में, वो राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 खंडों में विभाजित है। तो राज्य सूची के विषय, यदि राज्य सूची के कोई विषय यदि ऐसा लगे कि वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो उस स्थिति में राज्यसभा उस पर कानून बनाने की पहल कर सकती है। राज्यसभा के द्वारा अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर भी वह प्रस्ताव ला सकती है, उस पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लेकिन उसका बहुमत का आंकड़ा क्या होता है, वो 2/3, यानी जो उपस्थित सदस्य होते हैं, जो उपस्थित सदस्य होते हैं उसका 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। यानी जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनका 2/3। यहाँ पर एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर उपस्थित सदस्य का मतलब ये नहीं कि 245 सदस्य हैं और मात्र 10 सदस्य उपस्थित हो और उसका 2/3 पारित कर दें, ऐसा नहीं होगा। उसका एक कोरम होता है स्टूडेंट्स। इसमें कोरम का मतलब होता है कि एक निर्धारित, एक मतलब जितने सदस्य हैं उसका 1/10 भाग होना जरूरी है, तब उसके बाद ही उसका बहुमत निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि 250 सदस्य या 245 सदस्य में 20 सदस्य उपस्थित हैं, उसी में हम प्रस्ताव को पारित कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वैसी स्थिति में प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता है। तो जितने कोरम से अधिक सदस्य अगर उपस्थित हो तो उसके 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव? यदि कोई राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है। दूसरा एक और है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार, ये अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि नई अखिल भारतीय, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं स्पष्ट हो जाए। अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन अगर करना हो तो ये राज्यसभा भी पहल कर सकती है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। उसका भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी 2/3 भाग सदस्य बहुमत, ये बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए 2/3, यानी जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब इसके अब हम लोग आते हैं अंतिम कंक्लूजन पर आते हैं। अंतिम जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उन पर आते हैं कि सबसे पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन बने? तो हमें पता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर ये प्रश्न आता है कि देश के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो निश्चित रूप से वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। दूसरी बात ये आ सकता है कि पहले उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा में सभापति के बाद दूसरा जो पद होता है वो उपसभापति का, तो पहली उपसभापति कौन थी?
तो पहली महिला उपसभापति की बात करते हैं। तो पहली महिला उपसभापति वायलेट अलवार उनका नाम था। पहली महिला उपसभापति वायलेट अलवार। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपको ये प्रश्न आता है, अक्सर आता है कि सबसे लंबे कार्यकाल तक उप सभापति रहने का रिकॉर्ड, तो नजमा हेपतुल्ला यानी सबसे अधिक लंबे कार्यकाल उप सभापति, तो इनका नाम आता है, ये रिकॉर्ड भी है, नजमा हेपतुल्ला। ये नजमा हेपतुल्ला है, ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत के राज्यसभा की उप सभापति रही हैं। अब इसमें अब ये प्रश्न इसमें ये भी आता है कि कोई राज्यसभा का जो सदस्य है कितना बार चुना जा सकता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। इसमें कोई भी राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार भी राज्यसभा का चुना जा सकता है, तीसरी बार भी चुना जा सकता है। तो इस नजमा हेपतुल्ला जो है लगभग 17-18 वर्ष तक वह राज्यसभा की सदस्य रही और वह 17-18 वर्ष तक राज्यसभा की उप सभापति भी बनी रही। तो राज्यसभा से संबंधित स्टूडेंट्स लगभग इतने ही तथ्य हैं जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को रखा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद संसद का जो अगला सदन है लोकसभा, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए आप लोग विदा दीजिए। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।